नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्री स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सहित 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव संबंधी मसले पर फैसला लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है। दरअसल हाई कोर्ट चुनाव के मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। हालांकि यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा, लिहाजा इस मामले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी ओर यदि हम कोरोना महामारी की बात कर ले तो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फिलहाल चुनावों को लेकर तस्वीरें साफ नहीं थी, समीकरण साफ नहीं थे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है, लेकिन अब यही देखना होगा कि एक तरफ कोरोना महामारी की यदि मैं बात कर लूं तो इस महामारी के असर का आखिर चुनावों पर कितना फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि जब तक तीसरी लहर की संभावना है या ऐसी कोई आशंका है तब तक चुनाव ना कराए जाएं। हालांकि अब देखेंगे कि इस मामले में आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शोएब, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि उपचुनाव की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सी वो तारीख रहेगी, कितना समय लग जाएगा जब चुनाव एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सुनील, देखिए नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो उपचुनाव है उन पर हाईकोर्ट रोक लगाए। फिलहाल देखिए अब इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और जिस तरह से जो विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा था कि जो तीसरी लहर सितंबर माह तक उसके आने की आशंका है और इससे पहले ही जो है याचिका दायर की गई थी। फिलहाल देखिए हाईकोर्ट का साफ तौर से कहना है और कि जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग भी, और वही इसका फैसला ले सके। अब इस रोक को हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं अब जो है जो फैसला है वो चुनाव आयोग की तरफ से ही सुनील लिया जाएगा। बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं राजनीतिक पार्टी भी अपनी तरफ से कर रही हैं। फिलहाल अगर सरकार की बात किया तो सरकार ने भी पहले चुनाव से ये भी कहा है कि जो फेस्टिवल सीजन है उसके खत्म होने के बाद ही उपचुनाव कराए जाएं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कोर्ट से भी कहा था कि जिस तरह से जो कोरोना की आशंका है तीसरी लहर की और इसके बाद ही जो चीजें स्पष्ट होंगी उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, तो पहले से ही स्थिति जो है स्पष्ट चुनाव की तरफ से की गई थी। और फिलहाल जो याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा दायर की गई थी उसको अब खारिज जबलपुर हाईकोर्ट ने कर दिया। फिलहाल अब जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से क्योंकि कोरोना के केस अब काफी कम मध्य प्रदेश में, स्थिति अब सामान्य है, रिकवरी रेट भी ज्यादा अच्छा है मध्य प्रदेश का। फिलहाल देखिए अगर सरकार की बात करें तो सरकार चाहती है कि फेस्टिवल जो सीजन है आने वाले समय में जो त्योहार है उसके बाद ही जो चुनाव है वो कराए जा सके। अब चुनाव आयोग देखना होगा कि कब तक जो तारीखों का ऐलान है वो कर सकता है। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और शंकर लाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। नमस्कार सर, यदि वर्तमान दौर की मैं बात कर लूं तो तस्वीर साफ हो गई है। जल्द ही मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सहित 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन यदि दूसरी ओर हम बात करें तो लगातार सीएम शिवराज दौरे पर जा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की जा रही है तो कभी जनता के बीच सीएम जा रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए अब जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनाव एक बार फिर से चुनावों का बिगुल बजने वाला है? तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है संपर्क यहाँ पर नहीं हमारा हो पा रहा है, लेकिन कोशिश की जाएगी जब एक बार फिर उनसे बातचीत की जाएगी। सवाल जवाब का सिलसिला होगा कि आखिर सीएम शिवराज के जो दौरे हैं वो बीजेपी को कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या बीजेपी को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान दौर की हम बात कर ले तो लगातार सीएम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि सीएम शिवराज जन दर्शन यात्रा के माध्यम से जनता के दर्शन करने के लिए गए थे।
और संभवतः ये पूरा जो मामला है वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि सीएम जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता में आखिर क्या माहौल रहता है। और उपचुनाव की यदि बात कर ले तो उपचुनाव की तारीखें अभी तक साफ तो नहीं है, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है कि उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले। एक बार फिर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बात पूरी करें अपनी आप। जी जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव के मामले में यदि हम संदर्भता विषय पर विचार करें, चुनाव आयोग की जवाबदारी पर राज्य सरकार से लॉ एंड ऑर्डर, त्योहार या कोई विशेष अगर कठिनाई है जो विशेष जैसे कोरोना की, बच्चों की परीक्षा बोर्ड की, और अब भी निकल आते हैं मानी सुंदरलाल जी पटवा का और बाढ़ आ गई थी। चलिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है सर कि बीजेपी तो खैर चुनावी मोड में हमेशा लगातार ये देखा जाता है कि चुनावी मोड को देखते हुए बीजेपी लगातार काम करती है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका MD24 में। जी जी सिद्दीकी जी, 3 राज्यसभा और 1 लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है। दरअसल अब जो उपचुनाव का रास्ता है वो साफ हो गया है, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, यदि अब बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की आखिर चुनावों को देखते हुए क्या रणनीति? देखिए, कांग्रेस तो पहले भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार थी और आज भी तैयार है। तीनों उपचुनाव, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का, ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, इस उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस के रखी है। माननीय कमलनाथ जी ने पहले से ही बहुत किसान सबको इस बात के लिए निर्देश दिए थे और हमारी तैयारी निरंतर चल रही थी। असल में डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। डर उसका जो है, जो उनका जो योजनाओं का लाभ है, जो जन आक्रोश है, वो जमीन पर है। उसका इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मंत्रालय में देखो तो सब आनंद ही आनंद दिखता है, लेकिन जमीन पे जाओ तो कुछ नहीं है, तो ये तो सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है। तो ये तैयारी कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसकी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। भाजपा ने ही जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और याचिका लगा के जो है मामले को उलझाया है, जबकि ग्वालियर हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में ये कहा था कि आपका जो आरक्षण है वो ठीक नहीं है, आरक्षण को दुरुस्त कर लिया जाए। तो भारतीय सरकार उसको दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जानबूझ के इस मामले को उलझा दिया सुप्रीम कोर्ट में, ताकि नगरीय निकाय चुनाव ना हो। और इसको भी लेके हाई कोर्ट में वो गए थे, वह इधर उधर के लोग गए थे। मैं ऐसा आरोप लगाता हूं कि ये सरकार से ही संबंधित होगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि ये गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। तो अब चुनाव की जो है बिगुल रणभेरी बजने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा कि कोविड से मौतें, ऑक्सीजन की कमी से क्यों इतनी लाखों मौतें हुई, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, चाइनीज शिक्षक, किसानों के मुद्दे, सब सामने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इनके जवाब देना पड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है तो कांग्रेस सवाल करती है कि क्या आपने इन मुद्दों के जवाब खोज लिए हैं क्या? और यदि खोज लिए हैं और आप इन मुद्दों के जवाब जनता के बीच में जा के दे सकते हैं तो आपकी तैयारी है, लेकिन वरना तो सब हो सकता है घोषणाएं कि सीएम शिवराज जन दर्शन यात्रा के माध्यम से उन्हें ही खोजने गए होंगे कि आखिर गलतियां या खामियां कहाँ हैं। देखिए, गए जन दर्शन यात्रा से, लेकिन उनको सामने दिख रही है जमीन कि क्या स्थिति है लोगों की, और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी है वो काम नहीं कर रही। उमा भारती तो बता चुकी हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के इशारे पे काम करती है और उनके इशारे पे लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, ये भी सरकार स्वीकार कर चुकी है। तो अब तैयारी कहाँ है, कैसी है? ठीक है, संगठन के स्तर पे होगी तैयारी, लेकिन वो जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जमीन पे है वो क्या लोगों के जवाब दे पाएगा? सवाल ये है। कांग्रेस तो, हम विपक्ष में, हम तो ये सारे सवाल पूछेंगे सरकार से और पूरी ताकत से पूछेंगे। और बिल्कुल सर, विपक्ष है, विपक्ष का तो दायित्व ही होता है कि पूरी ताकत के साथ सवाल पूछे जाएं, साथ ही साथ सरकार को आईना दिखाने की कोशिश भी विपक्ष लगातार करता है। तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का ये मानना है कि चुनावों को लेकर बीजेपी डरी हुई है। तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, लग रहा है तिवारी जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश की जाएगी उनसे फिर से बातचीत करने की। फिरोज जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज जी, यदि हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें तो हाल ही में देखा गया कि जनदर्शन और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या ये मान लिया जाए केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जो दमोह का परिणाम है वो एक बार फिर न दोहराया जाए, इसीलिए लगातार पैनी नजर केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्रदेश बीजेपी पर बनाई हुई है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व पेट्रोल डीजल महंगाई, बेरोजगारी, कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप मुआवजा लोगों को दीजिए, लेकिन लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है कोविड से मृत्यु के। तो इस बात से आप ये बात समझ लीजिए कि जो असल परेशानी है वो केंद्र सरकार और से है, और जब ये डबल इंजन की सरकार हो जाती है तो ये जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां जनता बहुत प्रताड़ित और परेशान है। ये बात स्पष्ट है। जन दर्शन यात्रा आप करिए, सवाल नहीं है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन लोगों के मुद्दों का जवाब कब देंगे, सवाल कांग्रेस का ये है। चलिए सर, लोगों के मुद्दे का जवाब आखिर कब देंगे? एक बार फिर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही भाई साहब। बिल्कुल तिवारी जी, आगामी चुनावों की मैं बात कर रहा हूं और कांग्रेस तो आक्रामक रुख में अख्तियार कर चुकी है, आक्रामक रुख, लेकिन कांग्रेस का साथ ही साथ ये भी मानना है कि बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है। कांग्रेस के पास है क्या जिस बात को लेकर के वो आक्रामक होगी? कांग्रेस तो कांग्रेस के भीतर ही आक्रामक रहती है अक्सर, और अपने नेताओं को और गुर्दा खींचने के काम पे लगे रहते हैं। इनने कोई जन आंदोलन कभी किया किसी जन समस्या को लेकर के विधानसभा में? जहाँ तो मौका मिला था सरकार की व्यवस्थाओं की चर्चा करने का, अगर कोई थी तो वैसे शिवराज सिंह जी के काम और केंद्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे देश का विकास हो, और चाहे भविष्य की दृष्टि से सीमा का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, जिस ढंग से सरकार ने, बीजेपी ने दिल्ली में और भोपाल में लोगों के हृदय में जगह बनाई है, उन परिस्थितियों में इनके पास काहे का आक्रामक है? क्या है इनको? तो चुनाव लड़ने की दिक्कत पड़ेगी। कांग्रेस तो सर ये कह रही है कि हमारे पास मुद्दे हैं, महंगाई, पेट्रोल डीजल, ये तमाम मूल मुद्दे हैं जो कि हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। अरे तो ये कौन से महाबली है भैया? मुद्दे होंगे। कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति देश की नहीं दुनिया की कमजोर हुई है कोरोना के कारण, पर इनके पास इनने ऐसा क्या कर दिया है? इनने इस महंगाई के विरुद्ध इन्होंने तो सिर्फ एक काम करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे शिवराज सिंह जी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, जो भी निर्णय फैसला करेंगे उस निर्णय फैसले का विरोध करना और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी की छवि गिराना, शिवराज सिंह जी की छवि गिराना, और बिला वजह इनके दो बुजुर्ग नेता है वो सिर्फ ट्वीट करते हैं। काहे के लिए जनता इनके पीछे लगेगी? चलिए सर, समझेंगे कांग्रेस से, लेकिन इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, चुनाव टालने की याचिका भी खारिज हो गई है। अब यदि मैं बात करूं तारीखों की, तो क्या लगता है आपको कब तक ये चुनाव हो पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि चूंकि हाईकोर्ट से तो रास्ता साफ हो ही गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये फेस्टिव सीजन निपटने के बाद चुनाव आयोग इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल अक्टूबर तक तो संभावना नजर आती नहीं, क्योंकि आप लगातार आप देखिए भी अभी श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली दशहरा लग जाएगा जी। अब ये पूरा ज्यूरिडिक्शन चुनाव आयोग का है कि वो कब इसके लिए अनुकूल पाता है और कब चुनाव कराता है। ये पूरी तरह चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है जी, जैसी परिस्थितियां उसको अनुकूल लगी, क्योंकि जिस बात को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कोरोना को लेकर, वो मुद्दे तो सारे कोर्ट ने खारिज कर ही दिए। तो अब ये तो कोई इश्यू बचा नहीं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है और कोरोना फैल जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव आयोग को लगेगा कि अब मौसम अनुकूल है, परिस्थितियां सामान्य है और कोरोना या अन्य किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, शांति की स्थिति, तो हो सकता है चुनाव आयोग डेट की डिक्लेयर कर दे।
सर, साथ ही साथ बीजेपी को लेकर मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या ये मान लिया जाए केंद्रीय नेतृत्व इन चुनावों पर पैनी नजर बनाए हुए है, इसलिए सीएम लगातार जनता के बीच जाने, और हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी के बारे में तो ये सर्वविदित है कि बीजेपी जो है 24/7 चुनाव के मूड में रहती है। और जहाँ तक इन चुनावों की बात है तो डेफिनेटली ये चुनाव, चूंकि इसमें एक लोकसभा का चुनाव भी हुआ है खंडवा का, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं नेशनल वाइड भी इसका असर पड़ने की संभावना है। दूसरी बात ये कि ये चुनाव एक तरह से देखा जाए, चूंकि अब ये 2021 समाप्ति की हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 साल ही बचा है दोनों पार्टियों के लिए। तो ये चुनाव खास तौर पे तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आप ये देखिए कि इन चुनावों के नतीजों से कोई बहुत बड़ा असर तो पड़ना नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन ये जमावट है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर। जो भी पार्टी इन चुनावों में गेन करेगी या विजयश्री प्राप्त करेगी तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जैसे हम कहते हैं वो गेन करने की स्थिति में रहेगी। तो असल में ये है साइकोलॉजिकल गेम का मामला। तो दोनों इसी तैयारी में लगी हुई है कौन इसमें आगे बढ़ता है। निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। चलिए, बिल्कुल सर, ये कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से मजबूत आखिर कौन सी पार्टी होगी, इन चुनावों से ये साफ हो जाएगा। सिद्दीकी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने को है या छोड़ने को है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जनता की लड़ाई लड़ना है हमको, और जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और चुनाव एक माध्यम है कि जनता की अदालत में सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो सरकार को हम जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा करेंगे। और आज अभी भी जो माने आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी हैं, वो कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार क्या वजह है। पूछिए उनसे कि आपने कोरोना का मुआवजा क्यों नहीं दिया लोगों को, किसी के बिजली का बिल माफ नहीं किया, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए आपने मदद नहीं की, बेरोजगारी के लिए सरकार के पास क्या जवाब है। तो ये सब चीजों के जवाब नहीं, और फेल सरकार है पूरी तरीके से। सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में फेल हो चुकी है। बिजली 10-10, 12-12 घंटे नहीं आ रही, आज भी नहीं आ रही, जबकि हमारे पास बिजली भरपूर है। तो इन बातों का जवाब कहां से देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में जाना है, चुनाव चला जाए, वो तो जाएंगे ही चुनाव में, हम भी जाएंगे और वो भी जाएंगे, लेकिन जो तैयारी की बात है मैं तैयारी पर जवाब दे रहा हूँ। जी। हाँ है, भारतीय जनता पार्टी की अगर तैयारी होती तो आप इन सब मुद्दों का हल करते, हल खोजते जनता के बीच में। तो 3 धड़ों में भारतीय जनता पार्टी है, कौन सी वाली भारतीय जनता पार्टी टिकट बांटेगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। कि नाराज बीजेपी है जिसमें वीडी शर्मा जी है, वो टिकट मांगेंगे बांटेंगे, शिवराज बीजेपी बांटेगी, या महाराज अपनी चलाएंगे और महाराज बीजेपी बांटेगी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी यही तय करेगी 3 बीजेपी में से कौन सी बीजेपी टिकट बांटेगी। बहुत सारे सवाल है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। और इन जैसे हमने दमोह का जनता ने परिणाम दिया, इसी तरीके का परिणाम ये लोकसभा और 3 विधानसभा में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कमर कस ले कि उसको हार का मुंह देखना है। चलिए तिवारी जी, हमेशा यही कहा जाता है और यही खबरें सामने आती है कि धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, लेकिन यहाँ तो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी भी लगातार धड़ों में बटती हुई नजर आ रही है। चलिए, लग रहा संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। योगेश सर, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दों की हम बात कर लें तो फिरोज जी ने मुद्दे तमाम गिना दिए हैं, भले ही वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो या बिजली का मुद्दा हो। लेकिन क्या ये माना जा सकता है जो कांग्रेस के द्वारा प्रयास किए जाते हैं मुद्दों को भुनाने के लिए, वो कहीं नाकाफी नजर आते हैं? नहीं, थोड़ा सा सहमत तो हूँ इस बात से आपके इस तर्क से, क्योंकि है क्या कि आप जब तक उन जनता के मुद्दों को जब तक आप असली मुद्दा नहीं बना देते, जब तक लोगों के मन में ये भाव नहीं आ जाए कि नहीं वास्तव में जनता परेशान है, तब उसका असर दिखाई देता है। ये डेफिनेटली ये बात सही है कि इस समय महंगाई की मार है, बेरोजगारी का दौर है, सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही। वास्तव में ये बात सही है, बिजली जा रही है, मतलब राजधानी भोपाल की आप बात कर लो, आप जी सरप्लस बिजली होने के बावजूद यदि बिजली कटौती हो रही तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था का मामला है। पर बात सिर्फ यही आती है कि इन चीजों को आप कितने उससे बना पाते हैं, ये डिपेंड करता है।
चुनाव के परिणाम को लेकर, कितना आप अपने आप को जनता से सहमत बना पाते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर। तो जो इन इश्यूज को जनता के दिलों में उतार पाएगा वो जीत जाएगा। फिरोज जी, यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भी कि आखिर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जाता है, इसलिए जनदर्शन यात्रा होती है या सीएम दूसरे मुद्दे सामने रख देते हैं, बीजेपी के अन्य जो जिम्मेदार हैं वो दूसरे मुद्दे सामने रख देते हैं। लेकिन आखिर इन मूल मुद्दों से यदि बीजेपी भटकाने का प्रयास भी करती है तो कांग्रेस की कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार फिर जनता का ध्यान उन मूल मुद्दों पर आए। देखिए, हजारों कार्यकर्ताओं पर हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 6,000 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, 2,500 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, यानी 8-9 हजार कार्यकर्ताओं पर मुकदमे ये भारतीय जनता पार्टी की 18 महीने की सरकार में दर्ज हुए हैं। क्या ये बैठे तो दर्ज नहीं हुए? और हम जनता के मुद्दों को लेकर ही लड़ रहे हैं जमीन पर। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी मुकदमे लगा रही है हमारे खिलाफ। लेकिन सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, यदि कांग्रेस इतनी ही सड़कों पर नजर आ रही तो बीजेपी आखिर क्यों बार बार आरोप लगाती है कि जो आपके शीर्ष नेता हैं वो सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आंखों से अंधी तो पहले ही थी, अब कानों से बहरी भी हो गई है और उनको सत्ता का अहंकार हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप लगाती है ताकि जो है जनता का ध्यान मोड़ा जा सके। लेकिन जो जनता की असल तकलीफ कांग्रेस उसको उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी जनता की तकलीफ तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए अपनी जो फेस सेविंग है, कहते हैं ना फेस सेविंग, चेहरा बचाने की जो कवायद है, चेहरा बचाने की कवायद, अगर हम ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों नहीं है? मूल मुद्दा ये है। अगर उनको ट्विटर पे भी हमारी बात सुनाई दे रही है, यानी हम जनता की बात कर रहे हैं जो मूल मुद्दों की, तो उनका हल वो तो सर कह रहे हैं कि हम जनदर्शन के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें कमियां कहाँ नजर आ रही हैं। हमने जब बता दिया कि बाढ़ के मुद्दे में, चंबल में जो बाढ़ आई उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिला, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सोयाबीन का बीज जो है 5 गुना ज्यादा महंगा किसानों को मिला, वो भी नकली मिला, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? और इन मुद्दों को लेकर सरकार ने हल खोजा क्या? हल तो नहीं खोजती सरकार। सरकार खाली सवाल मुद्दों को, कभी नेहरू जी, कभी कोई और मुद्दा, कभी कुछ और, ऐसे मुद्दों पर सरकार बात करती है। हम कहते हैं जनदर्शन यात्रा कर रहे हैं आप, धार्मिक आयोजन क्यों रोक दिए हमने? जबकि भारत अध्यात्म की धरती है, हम भारतीय लोग बहुत धर्म प्रेमी लोग हैं, हम लोगों का धर्म में हम लोगों की सबकी आस्था रहती है। लेकिन आप देखिए, अनंत चतुर्दशी के जुलूस नहीं निकलेगा, कन्हैया जी की जो है मटकी फोड़ नहीं होगी, और अभी जो 9 दुर्गे आ रहे हैं निकट कुछ दिन में, वो तो सर कोरोना महामारी को देखते हुए जहां तक मुझे जानकारी है सरकार के द्वारा फैसले लिए गए थे कि कुछ गाइडलाइंस है जिनका पालन करना होगा। लेकिन जनदर्शन में कोई गाइडलाइन दिख रही है आपको? कोई गाइडलाइन नहीं है। तो यानी जनदर्शन में गाइडलाइन नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। बाकी कांग्रेस सड़कों पे निकलेगी तो 188 में मुकदमे लगाएंगे, बंद करेंगे, आपको परमिशन अनुमति नहीं देंगे। धार्मिक आयोजनों के लिए आपको रोक दिया जाएगा। अभी देखिए, गरबा रोक दिया उन्होंने, दुर्गा पूजा के लिए कोई आयोजन नहीं, दशहरे का कोई आयोजन नहीं होगा, ये सारे मामले उन्होंने रोक रखे हैं। और जनदर्शन चल रही है बाकायदा, जितनी भीड़ ला सकते हो ला सकते। बिल्कुल सर, बड़ा मुद्दा आपने उठाया। योगेश जी से मैं समझ लूंगा। योगेश जी, आपने फिरोज जी को सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से आप? नहीं, इत्तेफाक रखने वाली बात नहीं है। ये बात जरूर है कि मुद्दे तो है और समस्या भी है। देश की जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बात नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो पिछले 2 सालों से हम कोरोना के रूप में झेल रहे हैं, पर सवाल और मुद्दा सिर्फ वही आ जाता है कि आप इन बातों को कैसे अपने पब्लिक के बीच ले जाते हैं। जी, मैंने जैसे अभी 10 दौर की वार्ता में जिक्र किया था, बिजली के आप मामला ले लो, तो जब भोपाल राजधानी में बिजली के ये हाल है तो समझ सकते हैं कि रिमोट अंचल में क्या हाल होंगे। और जहाँ तक कोरोना की सवाल है, आप चाहे जनदर्शन यात्राएं कर लें या कांग्रेस को ये बयान निकाल ले, कोई भी किसी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कोई नहीं करता। ये हम सब देखते हैं, सब अपने अपने सुविधा के अनुसार सुविधा का संतुलन जिस होता उधर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। कोरोना गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि 2 गज की दूरी हो, 4 लोग से ज्यादा करते ना।
और आप बता दो ऐसा कोई आयोजन होता है विपक्ष का होता है, विपक्ष का जिसमें 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे बिल्कुल सर, विडंबना इसीलिए है कि धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन जन दर्शन हो या ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के कार्यक्रम हो, उसमें बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। बड़ा सवाल है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तिवारी जी हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर यदि हम बात करें तो रास्ता साफ हो गया है। 3 विधानसभा सहित 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं। लेकिन बात यदि सरकार की कर लें तो सरकार इस वक्त जनता के बीच जारी है। सीएम शिवराज लगातार दौरे पर है। जनदर्शन यात्रा सीएम के द्वारा की गई। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार रखे हुई है। यदि मुद्दों की हम बात कर लेते हैं तो बिजली, पानी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है वो प्रयास कुछ नाकाफी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा कांग्रेस और बीजेपी आखिर क्या रणनीति अख्तियार करेगी। और इसी के साथ इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।